नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान और आज हम बात करेंगे रायसीना डायलॉग की, जिसके 7वें संस्करण की आज से शुरुआत हुई है और जहां पर आज मुख्य अतिथि थी ईयू यूनियन की चेयरमैन उर्सुला वॉन। और उन्होंने अपने जो संबोधन है उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, जिसका मैं एक एक करके आपको बताऊं। उसके बाद हम अपने मेहमानों के जरिए चर्चा करेंगे कि असल में उसके मायने क्या हैं जो उन्होंने कहा है, और भारत और ईयू के संबंधों की दिशा में अगर कहें तो वो क्या इशारा करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन जो है उसके नजरिए से जो उनकी सोच है वो कॉमन नजर आती है बहुत सारे मुद्दों पर। उन्होंने ये भी कहा कि जो हित हैं वो तकरीबन साझा हित हैं भारत और यूरोपीय यूनियन के साथ अगर हम देखें। और ट्रेड के नजरिए से भारत और यूरोपीय यूनियन तीसरा सबसे बड़ा जो है, मैं कहूं कि ट्रेड के नजरिए से दोनों के बीच में संबंध यानी कि व्यापार जो है उसका लेवल जो है वो सबसे ज्यादा भारत के साथ है। अगर हम लेवल करें उसको नंबरिंग के लिहाज से, यानी कि तीसरे नंबर पर भारत और यूयू का ट्रेड होता है। साथ ही साथ उन्होंने यूक्रेन वॉर का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईयू ने इस मसले पर कोशिश की थी कि जो डिप्लोमेटिक रास्ता है सुझाया जाए और उसके जरिए हल खोजा जाए, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि वॉर के जरिए वो देश आगे बढ़े और उसमें यूयू ने कठोर कदम उठाए हैं रूस के खिलाफ। और ये क्रिटिकल बहुत ही समय जहां पर भारत को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र का जिक्र किया और जो लगातार भारत कहता रहा है फ्री हिंद प्रशांत क्षेत्र, यानी कि उसकी जिक्र करते उन्होंने ये कहा कि वो उनके पक्षधर हैं और ईयू हमेशा से ये चाहता रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र पूरी तरीके से फ्री हो और किसी भी तरीके से बंदिशों से बाहर या किसी देश के प्रभुत्व के साथ ना हो। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ईयू और चीन के रिश्तों का भी जिक्र किया और उनकी ट्रेड और जो मैं कहूँ कि संबंध हैं उसके बारे में भी एक तरीके से इशारा किया कि चीन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है और वो उसके साथ अलग अलग लेवल पर निगोशिएट करते हैं। एनर्जी को लेकर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि भारत में जो एनर्जी डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है और वो यूरोप के तमाम देशों को मिलाकर जितनी डिमांड होती है एनर्जी की, वो भारत में पिछले कुछ दशक में तेजी के साथ उभरी है। साथ ही ये भी कहा कि क्या भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि वो क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना चाहता है या कैसे उसको अचीव करेगा आने वाले 2 से 3 दशक के बीच में। और उसमें सोलर अलायंस का उन्होंने जिक्र किया कि एक महत्वपूर्ण पहल रही है, जिसके जरिए गरीब देशों में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की तरफ भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसके जरिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ अनिल तुर्गनाथ जी हैं, राजू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक बंसल जी हैं हमारे साथ, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन से। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और श्रीश्याम चौलिया हमारे साथ हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रघुनाथ सर मैं आपसे करना चाहूँगा कि अगर मैं इस ओपनिंग जो स्पीच रही है चीफ गेस्ट की, शुरुआत जो साझा हित की बात हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है, अगर हम यूरोपीय यूनियन और भारत के साथ देश देखें, इसे आप कैसे देखते हैं और ये किस तरीके से मैं कहूँ कि भविष्य के संकेत या इशारों को अगर समझा जाए तो? देखिए, यूरोपियन यूनियन जो है वो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनर है। हिस्टोरिक रिलेशंस भी हैं और 1960 से ये बढ़ना शुरू हुआ था और लगभग 11% टोटल हमारा ट्रेड, जैसे आपने बताया कि तीसरे दर्जे पर हैं। तो ट्रेड अपनी जगह है, इन्वेस्टमेंट अपनी जगह है। हम लोग एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें काफ़ी डिस्कशंस भी हो रहे हैं और किसी हद तक थोड़ा बहुत एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन पोटेंशियल अभी काफ़ी है। और पोटेंशियल मैं देखता हूँ कि टेक्नोलॉजी के एरिया में कहिए, सर्विसेज सेक्टर्स में कहिए, और वहाँ पे ये जो मोबिलिटी के इश्यूज़ हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। उनसे प्रॉब्लम आती है लोगों को, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनके वीज़ाज़ के लिए। हमारी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म जो इनके साथ काफ़ी अच्छी तरह काम करती है। वी हैव हर लेवल पे इनके साथ समिट लेवल से लेकर के जो डिस्कशंस होते रहते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट आई हैं यहाँ पे उर्सुला, उन्होंने जिस तरह की बात कही है वो कई सारी चीज़ें मिला दी हैं उन्होंने इसमें। उनका कहना है कि जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में कहें तो मैं समझता हूँ कि भारत अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जब ग्लासगो में थे तो हमने अपना कमिटमेंट भी दिया है 2060 तक का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस सबसे पहला हमारा इनिशिएटिव है जो फ्रांस के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। तो जहाँ तक भारत की बात है, हम तो अपने राह तो ठीक ही चल ही रहे हैं, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो उनको भी तो अपना चलना चाहिए। मैं आज एक यूरोपियन डिप्लोमेट से बात कर रहा था, मैंने पूछा उनसे कि भाई आप लोग सब बहुत सीरियस हैं सब चीज़ के बारे में जो आप बात कर रहे हैं? तो देखिए, सब ग्रेडेड लेवल्स पे हैं कोई भी। अब वो चीन के साथ उनके रिश्ते की आपने बात कही,
तो अभी चीन के साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। दूसरी तरफ आपसे वो इंडो पैसिफिक की बात कहती हैं कि अगर आप यूक्रेन वाले में आप रशिया को कंडेम नहीं करेंगे तो आप देख लीजिए इंडो पैसिफिक में ऐसा हो जाएगा। भारत का कहना ये था कि इंडो पैसिफिक को छोड़ करके जो आपका असली खतरा है यूरोपियन और अमेरिका का, आप जो है वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने में लग गए रशिया यूक्रेन के बीच में, क्योंकि ये लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच की नहीं है। ये लड़ाई रूस और वेस्ट के बीच की है, रूस और अमेरिका के बीच की है। अब यूरोपियन कंट्रीज आपसे कहते हैं कि आप रूस से ऑयल ना लीजिए, गैस मत लीजिए, लेकिन हम लेंगे तो खुद गैस वहीं से लेना चाहते हैं। मतलब ये जो डुप्लिसिटी जो है इन सब कंट्रीज की, वो भी एक तरह से देखनी चाहिए। हालांकि हमारे रिश्ते तो इनके साथ बढ़ ही रहे हैं, तो मैं नहीं समझता। देखिए, हमें, मेरा मानना यह है कि हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत जो है बनाना रिपब्लिक नहीं है। सारे कंट्रीज़ के इतने सारे लोग, मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ आए, बोरिस जॉनसन आए, वो भी उतनी ही बात की जितनी ज़रूरत थी। आज की डेट में रायसीना डायलॉग जो सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बन गया हमारे इंटरेक्शन का, डजन्स ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स आर देयर, सेवरल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स आर देयर। सब जान रहे हैं कि भारत की जो पोजीशन है वो प्रिंसिपल्ड पोजीशन है, वो अपॉर्चुनिस्टिक पोजीशन नहीं है, ना वो जियोपॉलिटिक्स के साथ में रिलेटेड है। इसलिए वो लोग थोड़ा वो कर। दूसरी चीज़, हम इतना बड़ा मार्केट है, ये कोई नहीं कर सकता। अगर आप कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े देश होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा आबादी होगी, सबसे बड़ा मार्केट होगा, तो आप ये देखिए इस चीज़ को, तो वो ये सारे मर्केंटलिस्ट बातें हैं, और इसलिए हमें अपना पोजीशन ठीक रखना चाहिए। ओके आलोक जी, जैसा कि अनिल सर कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातों का जिक्र हुआ है और जो उर्सुला वॉन जी हैं उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपनी भी राय जाहिर की, और कुछ संकेत मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ एक आम इंसान के नज़रिए से वो देने की कोशिश की, शायद वो चाहते क्या हैं इंडिया से। कैसे आप देखते हैं उनकी तमाम बातों को? खास तौर पर मैं अगर यूक्रेन रूस के वॉर के बीच की बात करूं, या फिर चीन के साथ जो उन्होंने जिक्र किया, और एक तरफ आप हिंद प्रशांत क्षेत्र जो खुलेपन की बात उन्होंने की है वो बात कर रही हैं। देखिए, जिस तरीके के संकेत उन्होंने दिए हैं उनको मिक्स्ड सिग्नल्स कहा जा सकता है। जी। पहली चीज तो ये बात सही है कि भारत और ईयू जो है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध है हमारे बीच में, हम तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक पार्टनर हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हमारी बात चल रही है। लेकिन जहां तक सवाल रूस यूक्रेन युद्ध का है, उन्होंने अपनी बात कही कि हम तो चाहते थे कि इसको बातचीत के जरिए हल हो, लेकिन युद्ध अब हो गया है, और जो है रूस के ऊपर जो जिस तरीके के प्रतिबंध होने चाहिए उसकी बात की। और यहाँ पे जैसे एम्बेसडर त्रिगुनायत साहब ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के कई राष्ट्र जो है रूस से बड़ी भारी मात्रा में जो है ऊर्जा का आयात करते हैं, और ये अपेक्षा रखते हैं कि भारत जो है ऊर्जा के जो थोड़ा बहुत, हम क्योंकि भारत का ऊर्जा या आयात का एक बहुत छोटा हिस्सा अभी हमें रूस से मिलता है, उसको भी हम रोक दें। तो जहां तक सवाल हमारे नजरिए से देखने की है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र को जो फ्री जो नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की जो उन्होंने बात कही है, ये हमारे हिसाब से बड़ी उपयुक्त बात है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने चीन का महत्व बताया है कि चीन का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, ये दर्शा रहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है चीन के साथ इंगेज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है इस वक्त, और विशेषकर ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो है रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तो यूरोपियन यूनियन जो है ऐसा लगता है कि चीन के साथ अपने संबंधों को यथावत रखना चाहेगा या बल्कि सुधारना चाहेगा, जबकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और अन्य जो मुद्दे हैं उसके ऊपर जिस तरीके के विचारों में जो भिन्नता है, जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका एक तरफ और चीन की जो विचार है उसमें जो भिन्नता है, उसका मेरे ख्याल से इस पर असर नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, जिस तरीके के उनके ओपनिंग रिमार्क्स आज जो रायसीना डायलॉग में आए। जी, श्रीराम चौलिया साहब, जो आलोक जी ने भी जिक्र किया और अनिल सर ने भी कहा, मैं थोड़ा सा इस पर आपकी भी व्यू पॉइंट समझना चाहूँगा। एक तरफ भारत ईयू अपने रोल की बात कर रही थी, वो कि ईयू ने किस तरीके से काम किया, या फिर रूस यूक्रेन के वॉर की बात हो रही हो, लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत जो कहता रहा है उसकी तरफदारी करते हुए वही ठीक उसी पल में चीन के साथ ईयू के रिश्ते या फिर उनकी चीन की उपयोगिता, उसकी वर्ल्ड वाइड जो है किस तरीके से प्रेजेंस है, उसका भी वो जिक्र करने से नहीं चूकी। ये क्या दर्शा रहा है असल में जो आलोक जी कह रहे हैं? क्या मैं इसको और अगर थोड़ी सी पिक्चर को बड़ी करना चाहूँ,
रूस के साथ खोते हुए संबंधों के बीच या कमजोर रिश्तों के बीच में यूं एक और ठिकाने की तरफ यानी कि चीन की तरफ ज्यादा आकर्षित या मोहित होने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। कविंद्र जी, आपने सही कहा कि यूरोपीय संघ जो हैं वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हैं, मतलब वो बिल्कुल साफ स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है जो कहते हैं हम, वो नहीं है इनमें चीन के प्रति। जर्मनी, जो कि उर्सुला वॉन डर लेyen जर्मनी की ही प्रतिनिधि हैं, जो कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट बनी हैं, तो जर्मनी ही यूरोपीय संघ का एक तरह का अनऑफिशियल नेता माना जाता है। तो जर्मनी की पोजीशन हमेशा यही रही है कि व्यवहारिक तौर पर चीन से बहुत सारा आर्थिक लाभ मिलता है। जर्मनी की जो कार कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल कंपनियां, उनके सबसे बड़ा बाजार चीन ही है। और जर्मनी का जो आर्थिक जो उसकी जो प्रगति है वो चीन पर काफी हद तक निर्भर है अभी भी। हालांकि ये महामारी के कारण उन्होंने कहा था कि हम रेजिलियंट सप्लाई चेन्स वगैरह की तरफ जाएंगे और ये जो आपूर्ति श्रृंखला जो हम कहते हैं, चीन पे निर्भरता कम करेंगे, लेकिन अभी वो हुई नहीं है। तो यूरोपीय संघ में जर्मनी खास तौर पर मानता है कि चीन को नाराज ज्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन यूरोपीय संघ के देखिए बहुत सारे अंग हैं। यूरोपीय कमीशन एक है जो उसकी एग्जीक्यूटिव आर्म है, जो उर्सुला वॉन डर लेyen जो आज राइसीना डायलॉग पर आई हैं मेहमान के तौर पर। लेकिन यूरोपियन पार्लियामेंट जो कहते हैं, जिसे लोग सीधा चुनते हैं, वहां पर खास नाराजगी है चीन की तरफ। चीन और यूरोपीय संघ, खासतौर पर कमीशन ने मिलकर एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बनाया था, जिसे उनकी यूरोपीय पार्लियामेंट ने खारिज कर डाली पिछले वर्ष, कहते हुए कि चीन में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, चीन तानाशाही रवैया अपना रहा है और चीन धौसिया मेथड से पूरे एशिया पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है वगैरह वगैरह। तो यूरोपीय संघ के अंदर भी भारत के पक्ष में, भारत का पक्ष समझना, भारत की जो भू राजनीतिक जो हमारी जो दुविधाएं हैं उनको अच्छे से उन्हें समझना और उनके तरफ रहना, ये सब जो है कुछ अंग मानते हैं यूरोपीय संघ के। लेकिन दूसरे अंग वो हैं जो कहते हैं कि चीन जो है अनिवार्य है और उसके साथ हमें कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। इसीलिए उर्सुला वॉन डर लेyen उन्होंने दो शब्द इस्तेमाल किए। एक कहती है कि चीन सिस्टेमिक राइवल है हमारा, राइट, यूरोपीय संघ का मतलब प्रतिद्वंद्वी है, पूरी वैश्विक व्यवस्था में प्रतिद्वंदी है, क्योंकि वैल्यूज उसके अलग है। हम उदारवादी हैं और चीन जो है तानाशाही और निरंकुश है। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि जहां पर हमें कोऑपरेट करना है, उनके साथ कोऑपरेट करते रहेंगे। तो अमेरिका देखिए महाशक्ति है और अमेरिका चीन पे सीधा एक तरह से काउंटर बैलेंस जो प्रतिरोध है वो बनाना चाहती है। लेकिन यूरोपीय संघ जो है वो एक समूह है, वो अपने आप में एक देश नहीं, एक नेशन स्टेट नहीं है जिसकी एक खास भू राजनीतिक जो एक विचारधारा हो। तो इसलिए थोड़ी सी बटी हुई है। लेकिन फिर भी जहां जहां पर यूरोपीय संघ के अंदर कुछ देश, फ्रांस मान लीजिए, फ्रांस जो है वो ज्यादा तत्पर है कि चीन का मुकाबला करे, खासतौर पे हिंद प्रशांत में भारत और अन्य क्वाड मेंबर के सहयोग से। लेकिन जर्मनी जो है थोड़ी सी क्या कहते हैं बीच में है, और ब्रिटेन भी हालांकि यूरोपीय संघ से अब बाहर निकल गया है, वो अधिकतर ये मानने लगा है कि चीन के साथ टक्कर होगी। तो मुझे लगता है कि इनके अंदर जो ये अलग अलग पक्ष हैं, उनके अंदर जो भारत के साथ जो मिलते जुलते हैं, उनके साथ हमें ज्यादा कदम बढ़ाने होंगे। और जहां रही बात, उन्होंने ग्लोबल गेटवे की बात की, कनेक्टिविटी, इंडो पैसिफिक, जो इनके जो मुख्य बिंदु हैं यूरोपीय संघ के, जो हमारे फायदे में हैं, हम उनको साथ लेकर चले। पर यह अपेक्षा न रखें कि पूरी यूरोपीय संघ अमेरिका की तरह डटकर चीन का मुकाबला करे या उसके सामने खड़ा रहे। बिल्कुल। और श्री राम साहब, जो आपने कहा है, मैं थोड़ा सा इसमें सर और चाहूँगा, जो ग्लोबल गेटवे की बात की, उन्होंने कहा कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट या प्लान्स हैं और उसके लिए जो है हमें आगे बढ़ना होगा, कनेक्टिविटी इस पूरे रीजन को लेकर। यानी कि साफ तौर पर आर्थिक जो पक्ष है वो कहीं ज़्यादा भारी है, और इसीलिए जो झुकाव है, या फिर कहूँ कि मैं एक रास्ते या विकल्प खोलने की बात है चीन के साथ, वो इसीलिए है। देखिए, बात ऐसी है कि हमें थोड़ा रियलिस्टिकली सोचना पड़ेगा। चीन ने BRI को 2013 से शुरू किया और कितने सारे मुल्कों में, यूरोप तक पहुंच के, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, सारे कंट्रीज ने साइन अप भी कर दिया उसके लिए। अब ये लोग जागना शुरू किए। प्रेसिडेंट बाइडेन उठते हैं, कहते हैं B3W, बिल्ड बैक बेटर करेंगे। फिर यूरोपियन यूनियन आता है कि भाई गेटवे, ग्रेट गेटवे या कुछ और ऑल्टरनेट।
बेसिकली ये सब एक तरह की कोशिश है कि किस तरह से चाइना को काउंटर किया जाए उसी रास्ते में जिस तरह से उसने किया है। प्रॉब्लम है मेरे को जो समझ नहीं आती कि सारी डिस्कशंस तो खूब होती है, बट फंडिंग कहाँ से आ रही है आपके पास? ज़्यादातर इकोनॉमीज की हालत बहुत ख़राब है यूरोप में, आपने देखा पेंडेमिक के बाद से। सेम थिंग अमेरिका की वो, तो अब अमेरिका के ऊपर 100% GDP $18 ट्रिलियन का डेट है। दूसरे कंट्रीज है, रशिया 25-26% डेट पे आ गया, चाइना का डेट अपना काफ़ी कम है। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ जो इस तरह की बात करते हैं कि उस तरह का कंपटीशन हमें लाना है, अगर हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है अगर ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि हम तो BRI को मानते नहीं हैं। राइट। लेकिन अगर ये इस तरह का रिलायजेबल प्रोजेक्ट है तो भारत को उसका लाभ उठाना चाहिए। हमें INSTC की बात है, अब आप ईरान के ऊपर वो लगा देते हैं सैंक्शंस, तो किस तरह से हम आगे बढ़ाएं उसको? तो अगर उनको ये देखना है कि भारत के साथ जो एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप अगर आपकी है, तो आप उस चीज़ को देखिए कि हमारे आपकी म्यूचुअल बेनिफिट की क्या चीज़ है। आप तीसरे कंट्री जो हमारा ट्रांजिट है जहाँ से, अगर आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे? तो ये सारी चीज़ें भी मेरे ख्याल से बड़ी आवश्यक हैं। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजीज़ हो गई जैसे आपका आगे, क्योंकि फ्यूचर इज़ डिफरेंट, नोबडी नोज़। और इसीलिए जो एक बड़ा अच्छा इन्होंने रायसीना डायलॉग का जो मोटो रखा है, टेरा नोवा, नई दुनिया, अनिश्चितताएं, क्या हो रहा है, तो नोबडी नोज़ हाउ टुमारो इज गोइंग टू प्ले आउट। 2 साल पहले किसी को नहीं पता था कि पेंडेमिक में क्या हाल होगा सारी दुनिया का। तो आज मैं समझता हूँ कि हमें तो अपनी तरफ से सोचना चाहिए कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े। आलोक जी, मैं थोड़ा चाहूँ, क्योंकि जब शुरुआत हुई उर्सुला वॉन ने अपने स्पीच की, उसमें उन्होंने शुरुआत की थी साझा हित समान सोच। डिफरेंसेस बहुत सारे मसलों पर हैं, हमारे हित कहीं पर अलग हो सकते हैं और जाहिर है यूरोपीय यूनियन के भी, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब साझा हित और समान सोच की बात में अगर आऊँ, क्या वो पॉइंट, क्या वो सेक्टर्स या फैक्टर्स आपको लगते हैं जहाँ पर EU और भारत के बीच संभावनाएं, या फिर मैं कहूँ कि स्कोप अभी भी है जहाँ पर हमें आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, समान सोच की जहां बात करते हैं, हमारी जो वैल्यूज हैं वो सिमिलर हैं, वो एक जैसी हैं। प्रजातंत्र, भारत प्रजातांत्रिक देश है, यूरोपियन यूनियन के सारे राष्ट्र प्रजातांत्रिक हैं। उसके अलावा हम प्लूरलिज्म में विश्वास करते हैं, बहुलता में विश्वास करते हैं। यूरोपियन यूनियन के सभी राष्ट्र भी एक सेक्युलर डेमोक्रेसीज हैं। तो जो एक सोच है, एक जो जनरल थिंकिंग है, जनरल सोच है, वो दोनों देशों में एक सिमिलर है। उसके बाद हितों की तो बात की ही गई है, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि व्यापारिक संबंध या अन्य चीजों में जिस तरीके के हमारे आपसी हित हैं उसकी बात की गई है। लेकिन हित जो है, मेरा ये मानना है कि आज के विश्व में जो है हित जो है, देशों के जो राष्ट्रों के जो हित हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं समय अनुसार। आज आपका हित कुछ और है, आज कुछ समय पहले तक अमेरिका का मध्य पूर्व में हित था क्योंकि ऊर्जा के स्रोतों के ऊपर वो निर्भर था, आज वो नहीं है। तो इस तरीके से जो हित है राष्ट्रों के वो परिवर्तित होते हैं, लेकिन जो सोच है, जो कॉमन वैल्यू सिस्टम है वो है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि यूरोपियन यूनियन और भारत का जो सोच है वो एक जैसी है, साझा सोच है। एक इसी तरीके से जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र को भी उन्होंने बोला हमें फ्री रखना है, उसको स्वतंत्र और निर्बाध नौ संचालन की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसके लिए भी एक सोच जो है साझा है। लेकिन तो जहां तक वैल्यूज का सवाल है, भारत और EU में काफी सिमिलैरिटी है, पर इस वैल्यूज को आगे हम कैसे ले जाएंगे वो हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है। जैसे कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, काफी समय से हमारा उस पर बातचीत चल रही है, पर हम शायद आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। तो हमें उसको आगे ले जाना है, जिससे कि हमारा जो साझा सोच है, इसके साथ हमारे साझा जो हित हैं वो और आगे बढ़े और हमारी जो पार्टनरशिप है वो और ज्यादा मजबूत हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। क्योंकि साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि यूरोपियन यूनियन जहां साझा सोच और हितों की बात करता है, वहां भारत की मजबूरियां, भारत के जो जरूरतें हैं उसको भी समझे कि भारत की किस तरीके की जरूरतें हैं, कि भारत को की ऊर्जा के क्षेत्र में क्या जरूरतें हैं, भारत की रक्षा के क्षेत्र में क्या जरूरतें हैं। और मेरे ख्याल से अगर यूरोपियन यूनियन इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देगा तो उसको भारत की वो मजबूरियां भी समझ में आएंगी, जिसके अंतर्गत भारत और रूस के संबंध काफी सुदृढ़ रहे हैं और रहेंगे। और मेरे ख्याल से यही उनकी बातचीत का उद्देश्य था, और इसी का असर है कि जहां उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की बात की और कहा कि इन क्षेत्रों में भारत और EU के बीच में काफी स्कोप है कोलैबोरेशन का, तो उसमें तो भारत
ने काफी बड़े बड़े कदम उठाए हैं और ये आज विश्व मान रहा है। मैं कुछ समय पहले दोहा समिट में गया हुआ था, तो वहां पे भी जॉन कैरी, जो कि संयुक्त राष्ट्र के एनर्जी एडवाइजर हैं ग्रीन एनर्जी के लिए, तो उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं और भारत ने जिस तरीके की प्रगति इस क्षेत्र में की है वो अनुकरणीय है। तो ये तो दुनिया मान रही है और हो सकता है कि जो हमें तकनीक और तकनीक की आवश्यकता हो वो यूरोपियन यूनियन के साथ और बेहतर तालमेल से हमको वो भी मिल जाए। बिल्कुल और हम आलोक, इस मैं इसी क्षेत्र में भी आगे ये जो प्रगति आपने कर पॉइंट कहा मैं इसी पे आना चाह रहा था। और श्री राम ओलिया चौले साहब, मैं ये क्योंकि एनर्जी सेक्टर का खासतौर पर जिक्र किया है, सोलर अलायंस की बात की तारीफ भी की है, लेकिन जो आलोक जी का वो बहुत अहम है कि एनर्जी सेक्टर में हमारी जो नीड है वो तकनीक को लेकर है, नए इनोवेशंस को लेकर है, इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और वहाँ पर ईयू किस तरीके से मदद कर सकता है जब हम साझा हित की बात कर रहे हैं? कविंद्र जी, यूरोपीय संघ के अनेक देश हैं जिनके साथ हमारी ग्रीन पार्टनरशिप है। नेदरलैंड्स देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, इन सब के साथ डेनमार्क, ये सब जो है सोलर और विंड में ऊर्जा में काफ़ी आगे हैं। और रिन्यूएबल पूरी जो प्रणालियां हैं, जो नए तकनीक वगैरह है, वो प्रौद्योगिकी का पूरा उनका विस्तार से जो है वो हमें साझा करने के लिए तैयार है। बेच भी रहे हैं कुछ हमें, और कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात हो रही है। तो ईयू पूरा संघ को लेकर चले तो उन्होंने जो नेट कार्बन न्यूट्रलिटी जो है उन्होंने घोषित किया हुआ है, एक तय तारीख उन्होंने लगा रखी है। और भारत ने भी 2070 का वादा किया है कि हम वो नेट कार्बन न्यूट्रलिटी पहुंच जाएंगे, वो भी हमारा गंतव्य है। तो एक तरह से ईयू चाह रहा था कि भारत ज्यादा एम्बिशियस कार्बन एमिशंस कट्स पर आमादा हो। तो मैं समझता हूं कि हमने उन्हें बहुत सारा समझाया है कि हमारी जो घरेलू जो आर्थिक स्थिति है फिलहाल की, और जो हमारी आर्थिक गति की जो हमारी जो लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करने में समय लगेगा, और हमें विकसित देशों और विकासशील देशों में फर्क है। तो यूरोपीय संघ ने इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की उसके बाद, जब से हमने उन्हें समझाया है। हालांकि वो चाह रहे हैं कि हमारी जो एनर्जी ट्रांजिशन जो कहते हैं वो जल्दी हो कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ। तो इसमें आलोक जी जैसे कह रहे हैं, इनके यहाँ अगर साधन हो, यंत्र हो, तो वो हमसे साझा करे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें इनकी फाइनेंसिंग भी होती है। तो ईयू एक तरह से अपने आप को विश्व में ये जलवायु परिवर्तन के विषय पर सबसे बड़ा, सबसे पहले जैसे अग्रणी समूह कहलाता है, और ये चाह रहा है कि उसकी जो विदेश नीति है उसमें क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज्यादा ये एम्फोसिस देते हैं। और इसीलिए भारत पर भी वो कहते रहते हैं कि आप और करिए। तो हमारा यही मानना है, अभी प्रधानमंत्री जी का जर्मनी का दौरा होने वाला है, फ्रांस शायद भी जाएंगे, और यूरोपीय देशों का दौरा आने वाला है। तो हर जगह प्रधानमंत्री जी यही कहेंगे कि हम तो, जैसे हम अनिल त्रिगुणाजी जी भी कह रहे थे, हमारे जो पेरिस में जो हमने लक्ष्य दिए हैं क्लाइमेट चेंज के, हम उससे काफी आगे भी चल रहे हैं। हमने जो टारगेट रखे थे उससे बेहतर प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो हम ऐसे देश हैं जो कि बातों से नहीं, अपने कार्यों से सिद्ध कर रहे हैं कि हम एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन हैं। तो हमें और ज्यादा मदद की आवश्यकता है। तो यूरोपीय संघ जितनी ज्यादा हमें इन चीजों में आगे ले जाने में मदद दें तो हम स्वीकार करेंगे। और एक ग्रीन सस्टेनेबल पार्टनरशिप जिसकी बात हो रही है, एक सतत साझेदारी, ये यूरोपीय संघ और भारत की हो सकती है। ये केवल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, क्लाइमेट में वैल्यूज भी आ जाते हैं, हमारे मूल्य भी हैं, सिद्धांत भी हैं, और इसमें अवश्य हमें यूरोपीय संघ की सहायता चाहिए और हम लेकर रहें। ओके श्याम सर, लेकिन जो अनिल सर ने कहा, मैं उसी के साथ क्लोज करना चाहूँ कि इन तमाम बातों में एक सार जरूर है कि जब हम क्लाइमेट चेंज या फिर ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, वहाँ पर सर ने कहा कि सिर्फ उपदेश या फिर जो एजेंडा है वो नहीं, बल्कि ज़मीन पर आप क्या कर रहे हैं वो देखना होगा भारत से ईयू को, और उसके साथ फिर कोलैबोरेट करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जोड़ने के लिए। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।